चलिए 14 ग्रुप एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। पी ब्लॉक, इसमें कौन है? 14th ग्रुप एलिमेंट्स। 14 ग्रुप एलिमेंट का भी शॉर्टकट आपने देखा था, आप सभी को याद है? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, और उसके बाद एक नया एलिमेंट हम इसमें ऐड करते हैं, एफएल, फेलोवेरियम। क्या नाम है इसका? जैसे पिछले वाले ग्रुप में कौन था? यस, याद है क्या आपको? हाँ, बागिट। बागिट, बोरॉन। 13 ग्रुप क्या था इससे पहले? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। ठीक है, अब यहां पर ये तो अपने को पहले से याद है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, फेलोवेरियम। ठीक है, तो फेलोवेरियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे नियोनियम था यहां पर, सेम वैसे ही शॉर्ट लाइफ है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, इसलिए अभी इसका कोई केमिस्ट्री का डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रेडियो एक्टिविटी, ये दो चीजों के बारे में बस यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर अभी 14 ग्रुप की। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, पीबी। ओके, चलिए, तो यहां पर कार्बन जो होता है, इट इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, अगर हम उसकी सीक्वेंस में जाएंगे तो हमने देखा था सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, याद है ना आपको? उसके बाद 57.7% जो है अर्थ क्रस्ट का, पता है ना आपको? उसके बाद सेकंड नंबर पे ये सिलिकॉन है, मालूम है ना? ये सेकंड नंबर पर एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में अपने को सबसे ज्यादा मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, SiO2। पता है ना आपको? सिलिकेट्स और सिलिका के फॉर्म में। कितना था ये, याद है क्या आपको? 27.7%, याद है आपको? हाँ, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो नेचुरली अपने को अर्थ क्रस्ट, जमीन में से मिलता है। ठीक है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड 17 नंबर पर आता है सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो। ठीक है, और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन होता है ओनली 0.03%। बाकी जितना भी कार्बन है वो अपने को मिलता है एनिमल्स और प्लांट्स। समझा आपको? ओके, कुछ मेटल्स के साथ भी मिक्स होता है, लेकिन मोस्ट जो अपने को मिलता है वो कार्बन कहां से मिलता है? एनिमल एंड प्लांट्स उसका सोर्स है। और सबसे ज्यादा ये बाइंडिंग एबिलिटी रखता है कार्बन जितने भी नेचुरल कंपाउंड्स है, इसलिए आप देखेंगे इसको स्पेशल एक ब्रांच दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। पूरे हाइड्रोकार्बन का स्टडी जो करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि उसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, डाइज है, कलर्स है, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन जितने भी है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री, फूड जितने भी है, प्लांट्स पूरे आपको पता है सेल्यूलोज से बने, कार्बन है, हम खुद कार्बन से बने, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेन एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अपना वो अमाइनो एसिड, अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेन जो स्ट्रक्चर है अपना वो अमाइनो एसिड से बना है, और अमाइनो एसिड 4 एलिमेंट से बने हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल जितने भी हम देखते हैं नेचुरल कंपाउंड्स, ये सब कार्बन से हैं। कार्बन की एक अच्छी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये एबिलिटी की वजह से भी उसके बहुत सारे कंपाउंड्स पेट्रोलियम में भी जो मिलते हैं अपने को, पेट्रोल, डीजल वगैरह सब, ये सब ऑर्गेनिक यानी कार्बन वाले हैं। तो ये सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन है कार्बन का। ठीक है, सिलिकॉन सेकंड नंबर पे है पूरे एलिमेंट्स के अंदर, ये 17 नंबर पे है कार्बन। ठीक है, और जो जर्मेनियम है, इट इज फाउंड इन ट्रेसेस, मतलब ट्रेसेस मींस वेरी स्मॉल अमाउंट में मिलता है ये अर्थ क्रस्ट में, सबसे लेस। ओके, उसके बाद जो टिन जो है, कैसेटेलाइट, यानी SnO2 के फॉर्म में मिलता है अपने को। ठीक है, कैसेटेलाइट। वैसे पीबी जो है, PbS के फॉर्म में अपने को ज्यादा मिलता है, सल्फाइड्स के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं? गैलीना।
क्या बोलते हैं, गैलीना। पीबीएस मिलता है, पीबीओ मिलता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये तो शॉर्ट लाइफ है, ये तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, इसको छोड़ दो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द अकरेंस। ये है अकरेंस, कहाँ कहाँ ये अपने को आसानी से मिल जाए। आसानी से मतलब आसानी से नहीं मिलता है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, उसका आइसोलेशन करना पड़ता है, सब इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया अकरेंस। अब चलिए हम आते हैं इसके प्रॉपर्टीज की तरफ। सब लोग जरा ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। 14 ग्रुप एलिमेंट में यहां पर ये कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, शॉर्टकट की जरूरत भी नहीं है आपको, इतने बार हमने यूज किया, याद हो जाना चाहिए आपको। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टिन। इसका नाम एक्चुअली स्टेनस है, स्टेनस का शॉर्टकट है SN, लेकिन उसको बोलते हैं टिन, ओके। पीबी मतलब लेड, ओके। चलिए अब यहां पर एटॉमिक नंबर कार्बन का तो गली का बच्चा जानता है, सिलिकॉन का भी बच्चे को याद है। ये यूज में नहीं है इसलिए याद नहीं रहते जनरली अपने को, ठीक है, ओके। लेकिन आप याद कर सकते हैं। इससे पहले जो फैमिली है, कार्बन के पहले बोरॉन 5 है तो ये 6 है। सिलिकॉन से पहले यहां पर एल्यूमिनियम 13 है तो ये 14 है। इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। इधर कौन था, गैलियम, याद है क्या आपको? तो गैलियम 31 था तो ये क्या है, 32, अरे 2 है ना, हाँ। और यहां पर वो कौन था, 49, याद किया था ना आपने, अरे याद है कि नहीं है, बागिट, इंडियम 49, तो ये कितना है 50, और लेड अपना 82, तो ये आपको याद था कौन था यहाँ पर, थालियम 81, और निहोनियम जो कि रेडियो एक्टिव है, जिसको हमने सिर्फ कहां तक स्टडी करना है इसको अपने को, रेडियो एक्टिविटी और जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम उसका थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, ओके। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल की जितनी भी सीक्वेंस है उसकी रचना मालूम है ना आपको, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली की गई है। तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी। तो 6, 14, 32, 50, 82, ठीक है। मास भी गली का बच्चा जानता है, 12, और इसका 28। ये दो के हमको याद है अच्छे से, ये हमारे लिए नए हैं, ठीक है, लर्न करना जरूरी है भी नहीं। जहां पर इनका कहीं जिक्र आता है कोई न्यूमेरिकल्स में तो आपको मास दिया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं हम कोवेलेंट रेडियस की तरफ। तो सभी जितने भी हम पढ़ते हैं ग्रुप्स, जिसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे पिछले बार कुछ एक्सेप्शन थे, याद है ना आपको, जैसे गैलियम वगैरह एक्सेप्शन में थे। तो यहां पर आप देखेंगे जो कोवेलेंट रेडियस है, तो कोवेलेंट रेडियस आप देखेंगे 77, 118, फिर देखो कम हो गया, अरे बोलो ना, फिर 140, 146, मतलब यहां पर एक डिक्रीज हुआ है। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में जाएगा, गेटिंग, मतलब अगर आप ऑर्डर लिखते हैं तो हम सोच रहे थे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज इंक्रीज, ये स्लाइटली डिक्रीज हो गया, समझा आपको, फिर बाद में इंक्रीज इंक्रीज, समझा आपको, मतलब ऑर्डर होना चाहिए था कार्बन से बड़ा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा जर्मेनियम, लेकिन जर्मेनियम क्या हो गया, छोटा। मतलब अगर आप देखेंगे इनका साइज, एटॉमिक साइज अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा, कार्बन से बड़ा है, पहले कौन आएगा, जर्मेनियम से बड़ा है, सिलिकॉन से बड़ा है, टिन से बड़ा है लेड। तो ये एक्सेप्शन जो यहां पर आया इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और ये बात 13 ग्रुप में भी हुई थी ना, एल्यूमिनियम और गैलियम में, गैलियम पीछे चला गया था, तो ये एक्सेप्शन ये भी याद रखो। जैसे वहां जितने एक्सेप्शन है वो सारे आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ओके। चलिए तो वैसे अपना नॉर्मल ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिसमें एक्सेप्शन कौन है, जर्मेनियम। जैसे 13 ग्रुप में कौन था, गैलियम, ओके। रीजन हम देख चुके थे, उसमें डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, पुराना वाला वीडियो देख लेने का, ठीक है। डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है
जिससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि डी इनसाइड इंक्रीज हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, जिससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। इनर पेयर इफेक्ट बोलते हैं ना उसको, याद है आपको? हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो बनाता है। +4 स्टेट में बात चल रही है। +4 स्टेट में अगर आप देखते हैं तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कभी लॉस नहीं करता। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? CCl4 में हमने पढ़े ना रेडॉक्स में, CCl4 में कार्बन पर स्टेट क्या होता है? +4। एक मिनट पॉज करो इसको, पॉज। तो ये यहां पर मिस्टेक हुआ है, कितना है? 120, 22 ना, 120, 122, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लो उसको। तो ऑर्डर अपना यही रहेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन डिफरेंस कितना है? यहां पर कितने का डिफरेंस है? 41 है ना, और यहां कितने का डिफरेंस है? ओनली 4 का डिफरेंस है। मतलब इनर पेयर इफेक्ट होगा यहां पर, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, बट एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम नियरली सेम साइज, शोज नियरली सेम साइज। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये बात कर रहा था +4 स्टेट की। तो कार्बन को अपन क्या देखते हैं? CCl4 में +4 स्टेट रहता है ना। हाँ, अब आप बोलेंगे CCl4 में कार्बन तो +4 स्टेट में रहता है। ठीक है, कार्बन रहता है +4 स्टेट में CCl4 के अंदर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। ये पार्शियल पोलर है। क्या ये? पार्शियल पोलर मतलब चारों Cl को उसने इलेक्ट्रॉन दिया है स्लाइटली, अपनी ऑर्बिटल छोड़ा नहीं। समझा आपको? जब हम बोलते हैं ना प्योर +4 स्टेट, इसका मतलब ये कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आयन बना +4 वाला। तो ये नीचे वाले बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं बन सकता है। तो कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजीली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर डैश दिया है। तो वो +4 स्टेट में तो रहता है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ लॉस नहीं करेगा। जैसे NaCl, Na इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो क्या बन जाता है? Na+। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनता है? K+। गेटिंग? समझा क्या? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है, लेकिन +4 स्टेट में होता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले गए। समझा क्या? समझा? ठीक है, चलो आगे वाले अगर आप देखेंगे +4 स्टेट में इनका जो साइज है 40, 53 अगेन इंक्रीजेस, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम के गैसियस स्टेट में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यह आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, इसका मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ΔIH। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो क्या होता है? ΔH2। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4। समझो आपको? इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए आप, 1s2 2s2 2p2, इसमें एक्साइटेशन होता है, याद है क्या आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हमने पढ़ा है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, याद है ना? यहां का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाता है 2pz में। अब कितने हो गए? सब सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरा निकाला तो सेकंड, तीसरा निकाला तो थर्ड, चौथा निकाला तो फोर्थ। समझा? आप वैल्यूज देख सकते हैं यहां पर कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1086 है,
और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन का 235 तकरीबन डबल है 2000। समझा गया आपको? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है? कम। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन नाउ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड स्ट्रांगली बाइंडेड विद द न्यूक्लियस। जैसे जैसे पीछे जाएंगे अपन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है, उसको निकालने के लिए वहां पर आपको एनर्जी ज्यादा लगेगा। मतलब वहां पर इन शॉर्ट अपन बोलेंगे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स के पीछे पीछे तरफ आते जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। और जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से रिपल्शन क्या होता है? ज्यादा। अरे ज्यादा आगे जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा, वहां रिपल्शन डोमिनेंट रहता है अट्रैक्शन की। समझा? ठीक है, तो ये तो सभी को मालूम है कि फर्स्ट आयनाइजेशन इज लेसर देन सेकेंड आयनाइजेशन, लेसर देन थर्ड इज लेसर देन फोर्थ। समझा आपको? ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं आगे। आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन का बहुत ज्यादा है 1000, जबकि इसका 786। अरे 786 आ गया, अच्छा हुआ किसी ने ऐसा नहीं करा। ठीक है, अपन इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। इधर देखो अभी, ठीक है? हाँ, ये 1000 है, ये 786, 761 कम होते जा रहा है, ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, वो निग्लिजिबल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है फर्क। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। जितना साइज इंक्रीज होगा तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से दूर है, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो उसको निकालना आसान है ना, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। अरे भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो एनर्जी क्या होती है? कम। अब आप बोलेंगे यहां तो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, वैल्यूज किसी को याद नहीं रहते हैं, आपको ऑर्डर याद रखना है। अरे मैंने भी किया ना मिस्टेक यहां पर, तो किसी को वैल्यूज याद नहीं रहते, इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर स्लाइटली इंक्रीज होता है, तो ऐसे इनऑर्गेनिक में बहुत सारे एक्सेप्शंस है और अपने को एक्सेप्शंस याद रखना है। समझा? ठीक है, तो आप यहां रीजन दे सकते हैं इनर पेयर इफेक्ट का, क्योंकि इसमें डी भी इंट्रोड्यूस हुआ और एफ भी इंट्रोड्यूस हुआ ना, D10 और F14 याद है क्या? D10 F14 सिक्स और सेवेंथ में इंट्रोड्यूस होता है, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? सेकंड। ये सेकंड पीरियड में होता है ना कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 पीरियड है। 6 पीरियड में D10 भी होता है और F14 भी होता है, जिससे इनर्ट पेयर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। आपको यहाँ पर बहुत एक्सेप्शन दिखेंगे और सबके एक्सप्लेनेशंस अलग अलग दिखेंगे, तो कभी कभार एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक को कहा जाता है दूसरा नाम केमिस्ट्री ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं, और आपको बहुत ज्यादा नहीं है इनऑर्गेनिक डिटेल में, सिर्फ आपको दे दिया है कंटेंट ज्यादा, लेकिन सबके रीजंस नहीं है, कुछ के रीजंस है, कुछ के याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो डेफिनेटली जितना स्मॉल साइज रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नजदीक है न्यूक्लियस से। जितना साइज बड़ा है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से। जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है एनर्जी कम लगती है ना, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब कार्बन टू लेड डिक्रीजेस। समझा आपको? ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में ऑर्डर नेचर सेम रहेगा, इंक्रीज होता है, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ। जितने इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा निकालना है एनर्जी ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिछले वाले का बहुत आसान था याद रखना, बोरॉन 2, एल्यूमिनियम 1.6, एकदम चेंज आ गया था ना, 1.6, 1.5, 1.4 याद है क्या आपको? है ना, 1.6, 1.7, 1.8, सॉरी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कौन था? बोरॉन। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बोरॉन क्या था? सबसे ज्यादा। तो क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, है ना? यहां पर भी सेम है, फर्स्ट डिक्रीज और तकरीबन कांस्टेंट है, आगे इंक्रीज हो गया। समझा आपको? तो ऐसा क्यों होता है? जो फर्स्ट, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इसका कार्बन, इधर वाले का बोरॉन, आगे भी ऐसे होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी सेम।
कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है? रीजन स्मॉल साइज है, चार्ज ज्यादा है। समझा आपको? चार्ज ज्यादा है, चार्ज टू मास रेशियो जो अपन ने पढ़ा था वो ज्यादा होता है, साइज स्मॉल है, आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझा? तो ये भी देखिए आप 2.5, और कार्बन की तो सबको याद है, लर्न किए थे ना अपन ने। तो बोरॉन 2 है, ये 2.5 है। इसके बाद हम आगे जाते तो नाइट्रोजन 3, उसके बाद ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4, और बाद में 0 था नोबल गैस का। ठीक है, 0.5 के डिफरेंस से बढ़ता है आगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डेफिनेटली। जब साइज इंक्रीज होने वाला है तो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होगी ना, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, चार्ज कम हो रहा है, तो बाहर वाले मतलब चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं उसको। ठीक है, तो आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी क्या होने वाली है? कम। ठीक है, ओके। डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके, अपन ने पढ़ा था बोरॉन इज द हार्ड मटेरियल, याद है आपको? कार्बन इज ऑल्सो अ हार्ड मटेरियल, कार्बन भी एक हार्ड मटेरियल है। ठीक है, रीजन क्या है उसका? कार्बन में टेट्रावैलेंसी होती है, बोरॉन में तो भी ट्राइवैलेंसी है, 3 बॉन्ड और मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाया था उसने, याद है आपको? हाँ, पूरा वीक पढ़ा ना हमने उसको, वही डिस्कशन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो आपस में सेम एटम के साथ बनाता है तो बनता है डायमंड। पता है आपको? द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? डायमंड। 2000 के ऊपर है उसका फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा है। डायमंड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, हार्डेस्ट मटेरियल। तो यहां पर इसका डेंसिटी ज्यादा है, 3.5। डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी कम क्यों होता है? जनरली डेंसिटी कम क्यों होता है? मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ता है, मास अपॉन वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है ना, इसका डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम छोटा है ना। अरे भाई, डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा रहा तो डेंसिटी कम रहता है, मास ज्यादा रहा वॉल्यूम कम रहा तो डेंसिटी ज्यादा, तो इसलिए कार्बन का डेंसिटी ज्यादा है। ओके, कहा गया, सॉरी, इधर नीचे आ गए तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ा तो इनवर्स रिलेशन उल्टा होता है, डेंसिटी क्या होता है? कम। तो डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी क्या हो गया? कम। लेकिन अब आगे गए तो डेंसिटी बढ़ गया ना। रीजन इनर पेयर इफेक्ट, डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया ना यहां पर। डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना, वही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो यहां पर डिफरेंस कम आ रहा था साइज में। समझा? वही इनर इफेक्ट से क्या होने वाला है? कंपैरेटिवली स्मॉल साइज, मतलब बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ है, लेकिन कंपैरेटिवली जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए वॉल्यूम छोटा ही रहा, इसलिए डेंसिटी क्या रहेंगी? ज्यादा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन में क्या था, जब हम एक शेल से दूसरे शेल में जा रहे हैं, मतलब हम कार्बन से सिलिकॉन में जा रहे हैं तो एक शेल बढ़ रहा ना, एक शेल बढ़ रहा ना। अब सिलिकॉन से जा रहे हैं हम जर्मेनियम में तो और एक शेल बढ़ेगा ना। लेकिन शेल बढ़ने से जितना डिफरेंस, कहा गया, जितना डिफरेंस कार्बन और सिलिकॉन के रेडियस में आ रहा है साइज में, उतना डिफरेंस इधर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने से इनसाइड 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। वो 10 इलेक्ट्रॉन D10 के, जिन्होंने न्यूक्लियस से क्या करे? अट्रैक्शन करके प्रोटॉन से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। तो जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा बस। समझा आपको? तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं बढ़ा ना, जितना एक्सपेक्टेड था बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, मतलब वॉल्यूम छोटा ही है, और लेकिन मास तो बढ़ा ही ना ज्यादा, क्योंकि मास कितना बढ़ गया देखो ना, 28 से 72 चला गया, लेकिन साइज में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ वॉल्यूम में, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज होने वाला है ना, क्योंकि मास बहुत ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा। समझा आपको? इसलिए डेंसिटी बढ़ेगा। फिर आप आगे जा रहे हैं और ज्यादा, इसमें तो डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेंसिटी अब यहां से इंक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनर पेयर इफेक्ट आगे भी चलने वाला है। यहां पर सिर्फ किसका इनर पेयर इफेक्ट है? D10 का। इधर किसका है?
6d10 और आगे जाएंगे तो 4f भी है, 4f भी आ गया ना, 4f14, ठीक है। ओके, ये वाला जो इनर पेयर इफेक्ट का पॉइंट अगर आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है तो आप टेंशन मत लो, जब डी ब्लॉक आएगा ना तो उसमें डिटेल में है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 4000 मतलब 43 मतलब 4000 के करीब है। क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट? डिक्रीज 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 डिक्रीज, हाँ ये इंक्रीज, 100 का डिफरेंस है ना, ज्यादा है। तो फ्रॉम कार्बन टू टिन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस देन इंक्रीज, अगेन एक्सेप्शनल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा इसमें याद रखो कार्बन कौन है? नॉन मेटल है। एक और एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, कार्बन कौन है? नॉन मेटल। बोरॉन भी नॉन मेटल था, याद है ना आपको। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम है मेटेलॉइड। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन है? मेटेलॉइड। यहां पर एल्यूमिनियम से शुरू हो गए थे मेटल्स, पता है ना आपको। यहां पर याद रखने का, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटेलॉइड्स और ये कौन है? मेटल्स। मेटल्स, ये दोनों मेटल्स है, टिन और लेड, समझा आपको। तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना, अरे बोलो ना। हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, समझा। और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, वहां पर कोवेलेंट नेचर होता है, समझा आपको। ठीक है, ओके। यहां पर मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। एक्सेप्शनली लेड, सिर्फ लेड यहां पर एक्सेप्शन है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लेड में खास बात आपको एक और एक पॉइंट में आपको बता दूं, कार्बन +4 अच्छे से स्टेट बनाता है, सिलिकॉन +4 अच्छे से स्टेट बनाता है, जर्मेनियम +2 एज वेल एज +4, +2 एज वेल एज +4, टिन +2 +4, लेड +2 +4, आगे आएगा। वैसे नीचे वाले दोनों बेटर है +2 में, ऊपर वाले दोनों बेटर है +4 में, और ये दोनों स्टेट में। वैसे और डिटेल में आगे आएगा, कभी कभी एक्सेप्शंस भी उसमें आते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर डेफिनेटली ये जनरली इसमें ट्रेंड्स में गड़बड़ नहीं होती है, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, जैसे लास्ट वाले का थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर तो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा कि पहले आ जाएगा कौन? लेड, लेड पहले आ जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, उसके बाद है टिन, ओके ठीक है, स्टॉप।